अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज शब नया दौर के साथ हमेशा की तरह आपके साथ मौजूद हैं और मेरे साथ आज पैनल पर हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, फौजिया जहाज़ानी साहिबा जो बड़ी देर के बाद आई हैं, और लाहौर से अहमद वलीद साहब। आप इनसे वाकिफ़ हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर भी हैं, ब्यूरो चीफ रह चुके हैं बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स के। और हमें कुछ ही देर में और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो मौजू है, बुनियादी मौजू वही है जिसकी बाज़गश्त आज सारा दिन मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही है, और वो है अभी हाल ही में ख़त्म होने वाला दसका में ज़िमनी इंतखाब, और उसमें जो कुछ हुआ, जिस तरह का एक यूँ समझिए रिगिंग से मिलता जुलता कॉन्डक्ट जो है वो पंजाब सूबे की इंतज़ामी मशीनरी ने दिया, जहां पर रात गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो गायब हो गए। शदीद धुंध की बाइस मुबैना तौर पर वो उनको अपना रास्ता नहीं मिला। फिर वो उनकी आते आते सुबह हो गई। और अब जो है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक वर्बल मैच इस वक्त जारी है। ऑपोजिशन के दो रहनुमाओं ने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। शाहिद खाकान ने सुबह की, उन्होंने ये कहा कि ये जो आपके साथ था, और उन्होंने कहा ये कोई जमीनी मखलूक नहीं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कुछ ही देर पहले एक ताबड़तोड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो इसमें मुलविस हैं इनको गिरफ्तार किया जाए, और उन्होंने ये भी मुतालबा कर दिया कि यहाँ पे दोबारा से फ्रेश इलेक्शन हो, ताकि अवाम का मैंडेट जो है, जो भी है, वो सामने शफाफ तरीके से खुलकर आए सामने। तो मैं इन्हीं और इसके अलावा जो है, जो सबसे अहम बात आज हुई है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बयान जो आया सुबह में, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी क्लियर प्रेस रिलीज जारी की, और उन्होंने उसमें अपनी आज़ादाना जो पोजीशन है उसका अयादा किया, और उस तरह से उन्होंने पंजाब की जो इंतज़ामी मशीनरी है उसके ऊपर तनकीद भी की। और ये इलेक्शन कमीशन के बदले हुए तेवर जो हैं, ये तो खैर अच्छी नवीद है। इसके ऊपर हम फौजिया जहाज़ानी से भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़कर। तो सबसे पहले अहमद वलीद साहब, आपके पास मैं आता हूँ। हमें ये बताइए कि आपने ये सारा मामला देखा, इसको आपने रिपोर्ट भी किया, कवर भी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये डस्का में हुआ क्या है, और ये मामला कितने खलोता है। देखिए, जो रात को जब ये काउंटिंग चल रही थी, वोटिंग के दौरान भी आपने देखा कल सारा दिन बहुत ये समझे कि मैदान जंग बना हुआ था डस्का। और वहाँ पे टेंशन क्यों थी? ऑब्वियसली जिसको टेंशन थी उसी का मसला था कि ये जो सारे 20 लोग जो हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो रात को गायब हुए। तो वो किसको फायदा पहुंचाना था? लाजमी बात है अपोजिशन को तो नहीं पहुंचाना था। तो हुकूमती एहलकार जो थे, अफसरान जो थे, वो आउट ऑफ रीच हो गए। यानी मॉनिटर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो गायब हुए, और कहते थे कि धुंध में गायब हो गए, धुंध में उनका राब्ता नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उससे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इस्लामाबाद से भी एक आ चुकी थी प्रेस रिलीज, जिसमें सारे मामला डिस्कस हुए थे कि वहां पर क्या हुआ, किस तरह से उनकी कोशिश वो करते रहे, किस तरह से उनको ढूंढने की कोशिश होती रही, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से राब्ता नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने जो तफसीलात जारी की वो बड़ी हौलनाक हैं। आप देखें कि वो कह रहे हैं कि आईजी, डीपीओ और जो तमाम पुलिस के अफसरान थे उनसे हम राब्ता कर रहे थे, वो फोन अटेंड नहीं कर रहे थे। एक बात है कि राब्ता नहीं हो पा रहा था लेकिन फोन अटेंड नहीं हो रहे थे। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी समझे कि जुर्रत का मुजाहरा किया है कि ऐसी स्टेटमेंट जारी की है पूरी इंतजामिया के खिलाफ, यानी पंजाब की इंतजामिया के खिलाफ। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब की हुकूमत के लिए भी कि इस तरह से चीफ जो इलेक्शन कमीशन पंजाब है उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगा दिए कि आईजी पंजाब जो है उनका फोन अटेंड नहीं कर रहे थे, वो अटेंड नहीं कर रहे थे। डीपीओ यानी कि पुलिस के सारे। अब आप देखें कि अगर इस तरह की सूरत हाल में जो कि कोई अजीब सी है, लोग ढूंढ रहे थे कि ये लोग जो के लोग हैं ये कहाँ गायब हो गए। इसमें मुख्तलिफ किस्म की इतलात आ रही थी कि वो लोग जो हैं किसी के कहने पे किसी नामालूम नंबर से वहां से फोन आए, वो वहां चले गए, उनके साथ बैठे रहे, और वहां पे क्या कुछ होता रहा, ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी।
और ये इन्वेस्टिगेशन जो है, ये अगर शफाफ इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें बहुत कुछ सामने आएगा। अगर ये सारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं 20 के 20, इनसे बात हो कि वो कहाँ गायब हुए थे और उनको क्या कुछ कहा गया, क्या क्या उनके साथ हुआ, तो ये सारी बड़ी पाकिस्तान के लिए और खासतौर पर इस मौके के ऊपर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, बड़ी शॉकिंग किस्म की चीज़ है कि दुनिया को हम क्या बता रहे हैं कि एक ज़िमनी इंतखाब है, इससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ना, पार्टी के ऊपर कोई हुकूमत नहीं गिरनी, कुछ नहीं होना, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत है उसके ऊपर सेंसिटिव हो गई है कि कितना उसको उन्होंने इस इशू को इतना सीरियस लिया है कि वो चाहते थे कि किसी तरह से हमारा ये जो हल्का है इसको एक सीट हम निकाल लें, क्योंकि वजीराबाद की सीट जो है वो तो निकल नहीं सकती थी, वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आनी थी। लेकिन एनए का ये हल्का, यहाँ पे ये चाह रहे थे कि यहाँ पे उनका उम्मीदवार जो है वो किसी तरह से कामयाब हो जाए, कुछ मुंह दिखाने के काबिल हो जाए। ये देखें, हमने जितनी इंतखाबात हो रहे हैं उनमें एक सीट तो निकाल ली है। अब उसके लिए आप देखें कि कितनी जद्दोजहद उनको करना पड़ी है, सब कुछ उन्होंने एट स्टेक लगा दिया, सारी इंतजामिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो एट स्टेक हो गई। लेकिन उनको फिर भी शर्म नहीं आई, यानी कि हुकूमत जो इस वक्त बुज़दार हुकूमत है, उनको ये गौर करना पड़ेगा कि उनके ऊपर एक दबा लग गया है कि भाई आपने इलेक्शन करवाए और उस इलेक्शन में पूरा रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो गायब हो जाते हैं, धुंध में गायब हो जाते हैं। हालांकि कल रात को उतनी ज्यादा धुंध नहीं थी कि पिछले 4-5 दिन या पिछले 10 दिन से जो सिलसिला इस इलाके में चल रहा है, सियालकोट, लाहौर, गुजरात, बहुत शदीद धुंध पड़ रही थी। लेकिन कल रात को बहुत ज्यादा धुंध नहीं थी, कम धुंध थी, लेकिन उस धुंध का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाया गया। और यही बात जो है आप डिस्कस कर रही है, मरियम नवाज ने कहा है कि वहां पे री इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी जो है लॉन्च कर दी है। अब देखिए उस इंक्वायरी का क्या रिजल्ट निकलता है। उम्मीद तो लोगों को अच्छी नहीं होती, इस तरह की जो इंक्वायरी होती है उसके जब अननोन नंबर आ जाते हैं, अननोन लोग आ जाते हैं, तो फिर वो इंक्वायरियां दब जाती हैं, कुछ उनके नतीजे सामने नहीं आते। तो हमें उम्मीद है कि ये इंक्वायरी जो है वो साफ शफाफ होगी और जो कुछ हुआ वो आवाम के सामने आएगा। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त का अहमद भाई आपने। मैं दोबारा आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस लूंगा, इससे पहले मैं सोलंकी साहब के अगर रिएक्शन लूंगा शायद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर उससे पहले पहले मैं ये कहता चलूं, आपने जो पूरा नक्शा खींचा बुज़दार हुकूमत को सोचना चाहिए, मेरे ख्याल से सोचना तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि जिन्होंने सारा ये 20 साल से जो है एक हमें नैरेटिव बेचा है कि शफाफियत और एहतसाब और साफ हुकूमत और ये और वो, और खुद जब वो पावर में आए हैं तो उनकी नाक तले राइट अंडर हिज नोज, देखिए ना, बुज़दार साहब तो बेचारे उन्हीं के हैंड पिक्ड नॉमिनी हैं, उनकी क्या उनसे क्या गिला करें। मगर ये हालात इतने बुरे भी नहीं है। देखिए एक मुल्क है भूटान, भूटान में तो ये मामला है कि जजों की वहां के जो जज है उनकी वीडियोस बन जाती हैं। भूटान का जो एहतसाब का हेड होता है उसकी भी वीडियो बन जाती है। भूटान के इलेक्शन कमीशन जो है वो भी काम नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका हर वक्त उसके साथ जो इंजन फेल हो जाता है। और इसी तरह तो हम तो कम से कम उससे बेहतर है कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा जो है वो नहीं हो रही। जी सोलंकी साहब। देखें जी, 2013 के इंतखाबात के हवाले से, जिसमें जहांगीर तरीन ने बाद में इंकिशाफ किया कि हम तो हारे हुए थे इलेक्शन, ये तो बस कुछ चंद हलकों में कुछ मामूली सी बेकायदगी थी, लेकिन हम तो तीसरे चौथे नंबर पे थे। और ये पूरा जो धरना जो 4 हलकों के नाम पे जो सजाया गया था 126 दिन, वो वैसे ही था। तो 4 हलकों का तो जो होना था, लेकिन कल जिस हलके में इंतखाब हुआ वो हलका खुद ही खुल गया है, उसे खुलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब उसके पिछली दफा तो ये हमारे लोगों ने सोचा था कि इंतखाबात के लिए एक निगरान हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन कल जिस तरीके से इंतखाब हुआ है उसके बाद क्या अगला मुतालबा होगा वो मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि जिस तरीके से कल इंतखाब हुए हैं, तो एक जुमला जो पिछले दिनों हमारी सबसे बड़ी अदालत में गूंजा, वो मुझे जो है वो रह रह के याद आ रहा है कि आप मामले की गहराई को समझें।
तो कल का जो इंतखाब हुआ है जिस तरीके से हुआ है, उसमें मैं समझता हूं कि ये जुमला ज्यादा गूंजेगा कि आप मामले की गहराई को समझे। जिस तरीके से ये इंतखाब कल हुआ है, जिस भोंडे तरीके से ये धांधली हुई है, जिसकी तमाम ऑडियो वीडियो सिग्नेचर्स हर आदमी के सामने मौजूद है। मतलब ये तरीका कराची में किसी जमाने में हुआ करता था कि जी आप अंधाधुंध फायरिंग करें और लोग डर खौफ के जो है वो बैठ जाए। ये जिस तरीके से हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है कि आपने वोट सप्रेशन जिसको कहते हैं, वो की, खौफनाक तरीके से फायरिंग की गई, उसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर ही है। उसके बाद मुतअद्दिद वीडियोस आई कि आप औरतों को रोक रहे हैं कि जी फायरिंग हो गई है तो आप जो है वो वोट ना आने दें, वोट ना डालें, आप घर चले जाएं। कई जगहों पर जो है वो ये वीडियोस आई कि जी आप पोलिंग बंद करके बैठे हैं, और कई जगहों पर जो है वो हुकूमती जो अमायदीन है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जहाँ पर पोलिंग रुकी हुई थी, तो हुआ है कि आपके 20 पोलिंग स्टेशन का अमला ही जो है वो चोरी हो गया। पे सिर्फ वोट चोरी नहीं हुए, अमला ही चोरी हो गया, बशमूल जो पोलिंग का जो सामान है। और अगर कोई कसर रह गई थी तो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज में एक चार्जशीट जारी कर दी। ये चार्जशीट पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नहीं है, ये चार्जशीट जो उस्मान बुज़दार की जो इंतजामिया है उसके खिलाफ नहीं है, ये चार्जशीट इमरान खान के खिलाफ है, उसकी इंतजामिया के खिलाफ है कि उसकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ है। तो अब आज तो मरियम नवाज ने यह मुतालबा किया कि अब हमें 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग नहीं चाहिए, अब हमें पूरे इन्हें 75 पर दोबारा पोलिंग चाहिए। और ये मुतालबा जो है वो अब हर कोई करेगा कि ये इस तरीके से ये काम चलेगा नहीं। तो पीडीएम की जो 26 मार्च की जो लॉन्ग मार्च थी, उसमें अगर कोई कमी थी तो वो जिसको आइसिंग ऑन द केक जो है वो उन्होंने फराहम कर दिया है। और जिस तरीके से ये पोलिंग का अमला जो है गायब हुआ है, तो ये एक बहुत ही एक सिर्फ ये खुलम खुला एक जिस तरह से होती है धांधली उस तरीके से हुई है। अब ये मामला जो है वो इस तरीके से टलेगा नहीं। हाँ, तो ये तो मामला नहीं चलेगा। और फौजिया यजदानी साहिबा, आप चूंकि इलेक्शन कमीशन के लिए पहले काम भी कर चुकी हैं, आपने वहाँ पे एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट हेड भी किया, पिछले जो ये रूल्स और मैनुअल्स हैं इनको लिखने में भी आपकी खिदमात जो हैं वो हासिल की गई थी। आप हमें ये बताइए कि कल जो डस्का में हुआ, बिल्कुल तकनीकी नुक्ता निगाह से ये बताइए कि कहाँ कहाँ पे सुकुम आए और कहाँ कहाँ पे मुजवजा रूल्स की वायलेशन हुई, ताकि जो बात सोलंकी साहब ने अभी कही और अहमद वलीद साहब ने कही, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि उसकी कानूनी मंशा और बेसिस क्या है। और सिर्फ तकनीकी एतबार से इसको ना देखें, मामले की गहराई को समझें। बिल्कुल ठीक है। अब मामले की गहराई का तो एक ही मेरे पास जुमले में जवाब है, और वो ये कि कहानी शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स से और कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिक्स पे जाकर अटक गई, जैसे हमारे मुल्क में हमेशा से होता है। मगर बात रजा की बात में बहुत वजन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो हम ये डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस, सियासी और वोट डालने के अमल में दो कुछ चीजें ये एक दूसरे के साथ जुड़े तो हैं मगर अलग अलग है, तो इनको अलग अलग देखना भी जरूरी है। अभी ये समझना जरूरी है कि 2018 के इलेक्शन से पहले इलेक्शन रूल्स 2017 जो यूनानिमस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई उसके तहत बनाए गए, और उसके बाद अब के जितने इलेक्शन 2018 के जनरल इलेक्शन के साथ साथ उसी बेसिस पे हुए। अब उस इलेक्शन में कुछ अच्छी चीजें थी और कुछ नई चीजों का इजाफा भी किया था जो हमने 2018 में देखा। इलेक्शन कमीशन के पास हमेशा से ये परव्यू मौजूद है, वो असेस करता है कि जब आप इलेक्शन में जा रहे होते हैं तो सियासी हालात कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सेंसिटिविटी है, और उसकी बेसिस पर आप अपने पोलिंग स्टेशन को सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर करते हैं। 2018 के इलेक्शन में
पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 20,800 कुछ पोलिंग स्टेशन थे जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस डिक्लेयर हुए। और वो कैसे डिक्लेयर हुए? वो ऐसे डिक्लेयर हुए कि वहां पर आपको मालूम था कि जब जब इलेक्शन हुआ है वहां पर इलेक्टोरल वायलेंस की हिस्ट्री मौजूद है, वहां पर सिक्योरिटी कैमरास लगाए जाते हैं। वहां पर अगर आप समझते हैं कि सिविल इंतजामिया आई पुलिस अपना शायद पूरा किरदार अदा ना कर सके, तो जिस तरह हमने पिछले इलेक्शन में देखा फौज की मदद हासिल की गई और उनको डिप्यूट किया गया, उसके एक अपने मसाइल हुए। मेरा सवाल यहाँ पर सबसे पहले ये है कि जब वो प्रोविजन उसी इलेक्शन रूल्स के तहत बाई इलेक्शंस भी कंडक्ट होते रहे हैं और ये भी हुआ है, तो ये तो रोजे रोशन की तरह आया था कि सेंसिटिविटी है, लड़ाई होगी। तो ये कहना और ये डिटरमिन करने में कि कौन से पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव होते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शामिल होता है, आपका डीपीओ शामिल होता है, आपका डीसीओ शामिल होता है, और ये पूरी रिपोर्ट बना के देते हैं जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आती है, जो उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स एक पूरा सेंसिटिव हो गए थे ना, जो कंट्रोल रूम बना लेते हैं। तो नंबर एक, आपने क्यों उनको सेंसिटिव डिक्लेयर नहीं किया? क्यों वहां पर सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगाए गए? शायद उसकी वजह ये भी है कि जो 2018 के इलेक्शन में इनमें सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए, हमें आज तक मालूम नहीं है कि वो सिक्योरिटी कैमरास और उनकी फुटेज कहाँ गई। नंबर है, ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 2 क्या? पोलिंग अमला जो है, जो जिसको हेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, उसके पास क्या इख्तियारात हैं? दोबारा लोगों के लिए रिमाइंड करा दूं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास उस दिन के लिए सेक्शन 30 के अंदर मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं। वो किसी को बंद कर सकता है, वो डीसीओ के को भी ओवरराइड कर सकता है, वो पुलिस को ओवरराइड करता है, उसके पास जुडिशियल मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं जब तक वो आरओ के पास रिजल्ट जमा ना करा दे। सो मच सो कि वो किसी को अरेस्ट करने का, बंद करने का ऑर्डर भी कर सकता है और खुद एडजुकेट भी कर सकता है। रूल्स में मौजूद था। इश्यू ये है कि, और इस दफा भी आपको ये भी बताती चलूं कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई आसमान से नहीं उतरे थे, ये वही हैं जिनकी लिस्टें हमेशा बनती हैं, वो बेचारे गरीब मार 17 ग्रेड के अफसर पकड़े जाते हैं। इनकी दोबारा ट्रेनिंग भी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको रीट्रेन, अभी फॉर बाय इलेक्शन भी रीट्रेन किया है। इनके पास सारी आपने चीजें भी भिजवाई हैं। मैं आपको एक, रजा इजाजत दें तो छोटा सा वाकया बताती हूँ कि 2012 का जब इलेक्शन होना था और वो खैर डिले हो गया, तो बाय इलेक्शन यूसुफ गिलानी साहब जब हारे थे और उनके बेटे ने लड़ना था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम पायलट हुआ था। मैं इलेक्शन कमीशन में उस वक्त काम कर रही थी, उस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी जैसे आपने बताया। तो वहां हम गए तो मेंबर जो थे पंजाब से इलेक्शन कमीशन के जस्टिस कियानी थे। उन्होंने कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, देखें आपने अपनी कब्र में जाना है, जवाब उधर देना है, आप खड़े हो, मैं पीछे खड़ा हूं। आराम से एक जनानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा, सर कबर च ते असीं कल्ले जाना ते इत्थे पीछे खानदान चुकिया जाना है। तो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, ये बिल्कुल वही वाली बात है जब हम बहुत अच्छा कानून बनाकर ये समझते हैं कि कानून बन गया, आप कानून के पैर भी खुद हैं, आंखें भी खुद हैं, हाथ भी खुद हैं, और वो खुद ब खुद अमल करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। ठीक है, आप आरटीएस को यूज नहीं, आपने में भी मुझे लग रहा है जिस तरह ये जा रहे हैं कि फिर भी जाते अगर आरटीएस भी यूज होता, बट अपेरेंटली आरटीएस यूज नहीं हुआ, मगर आरएमएस तो फिर भी हुआ है क्योंकि वो फॉर्म 45 की बेसिस के ऊपर बनता है। तो फौजिया, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा 1 मिनट के लिए क्योंकि अहमद ने जाना है। मैं इनसे 1-2 ज़िमनी सवालात कर लूं। अहमद भाई, ये मुझे जल्दी से बताइए, डस्का में ये उस्मान डार साहब का क्या रोल था इस पूरी कैंपेन को लीड करने में, और ये जो इंतजामिया की मैनिपुलेशन का इल्जामात लगा रही है ऑपोजिशन, इसमें उनका किस हद तक किरदार था? आपको क्या इत्तलात मिली हैं? और वहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर ये क्या खिचड़ी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इतना बड़ा क्राइसिस बन गया है? क्योंकि देखिए ना, ये तो इस गवर्नमेंट का खासा है कि हाँ, काम से चीज होती है, एक बाई इलेक्शन क्या होता है, उसको भी क्राइसिस बना दिया। बताइए जरा थोड़ा सा। देखें, एक तो ये था कि ये इस सीट के ऊपर जो पीटी के उम्मीदवार थे, असजद जो है, वो उनका मेन मसला ये था कि इन्होंने पिछली दफा जब इलेक्शन हुआ तो इनका एक नाराज बंदा था, वो भी इलेक्शन में खड़ा हो गया, कुछ वोट उसने ले लिए। इनके पास एक चांस था कि शायद हम वो इस मरतबा तो वो चीज नहीं हो रही, इस दफा तो एक ही बंदा हम खड़ा करेंगे। और उस इलाके के ये सारे, आपको पता है कि सियालकोट के सारे उस रीजन में वहां पर ये उस्मान डार और फिरदौस आशिक अवान
ये सारे लोग उसी रीजन के हैं, तो उनकी ड्यूटी लगी थी कि भाई आपने इंश्योर करना है कि इस इलाके में हमने कोई एक सीट निकालनी है। तो जो हमने जब देखा और वहाँ पे जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती रही, तो उस्मान डार जो है वो पूरा यानी पूरी तौर पर वहाँ पर एक्टिव थे। कुछ ऐसे इलेक्शन के वो जो सेंटर बने हुए थे, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके वो बैठे रहे। ये रिपोर्ट्स जो है वहाँ के लोकल जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि वो उसके अंदर जाके बैठ गए थे। बाहर लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए। कई ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जो सारा दिन हम वीडियोस चलाते रहे हैं। अब वो दौर ऐसा तो है नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के पास एक कैमरा है, मोबाइल है, तो हर एक इलाके की वीडियोस बनती रही हैं। उन वीडियोस में ये भी दिखाया गया कि लोग बाहर खड़े और गेट जो है उसको लॉक किया जा रहा है, कुर्सियां फेंकी जा रही वहां पर कि ये आप खोलें क्योंकि हमने वोट कास्ट करना है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी थी और उस स्ट्रेटजी के तहत ऑब्वियसली वो जो लोग हैं, एक ही 4-5 मोटर बाइक्स हैं जो एक इलाके से निकलती फायरिंग करती हैं। ऑब्वियसली मेन चीज तो ये थी कि उनको हरासा करना लोगों को, कि लोग घरों से बाहर ना निकले, वोट ना डालें, ताकि उन्हें पता है कि ये वोट अगर ज्यादा डलेंगे, अगर टर्नआउट ज्यादा होगा तो पीटीआई को नुकसान होगा। तो उन लोगों ने फायरिंग की, एक जगह पे फायरिंग की, फिर दूसरी जगह पे की, यानी पूरा जो डस्का था वो शहर उनकी गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। लोग खौफ रास वहां पे था, लेकिन पुलिस सो रही थी। आप जो इंतजामिया का हाल देखें कि पुलिस को जैसे कि फ्री हैंड दिया गया था उन लोगों को कि पुलिस की तरफ से आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, और वो दंदनाते फिर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उस्मान डार के ऊपर इसलिए ज्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं कि उस्मान डार जो है उस इलाके में मौजूद थे, सारी इंतजामिया जो थी उनको उनके ऑर्डर्स ले रही थी। तो जिस तरह से ये एलिगेशन अपोजिशन लगा रही है, तो उसी तरह से हुआ। और वो सारी जो जब वो पूरा अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पाए, तो एंड पे जाके जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको उन्होंने गायब कर दिया। आप देखें कि कितना डिलेमा है कि उनको ढूंढा जा रहा है, उनके राब्ते कुछ से राब्ते नहीं हो पा रहे, और मेन चीज जो मैंने पहले भी बताई कि उनके फोन अटेंड नहीं हो रहे, फोन कॉल हो रही है, वो कह रहे लैंडलाइन से हम फोन करते रहे, उनके लैंडलाइन पे करते रहे, उनके मोबाइल पे करते रहे, मोबाइल से करते रहे, लेकिन उनके फोन अटेंड नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी इस हुकूमत के ऊपर जैसे आपने कहा कि इमरान खान की मेन हुकूमत है, लेकिन पंजाब में चले इनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, तो जिम्मेदारी तो इन्होंने पूरी नहीं की। अवाम ने तो ये देखा कि पंजाब हुकूमत ने जो आईजी है पंजाब के, उनकी क्या थी अगर वो उस दिन इतने भारे जिन्होंने इंफॉर्मेशन देनी है इलेक्शन कमीशन को कि अब वहां पे सूरत हाल क्या है, और वो फोन अटेंड नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है पंजाब की इंतजामिया को के आगे कि वो देखें कि उन्होंने किस तरह से फैसिलिटेट किया ये सारा एक्शन करने में। और इस वक्त पूरे मुल्क में ये बातें डिस्कस हो रही हैं कि डस्का जो है वहां पर इलेक्शन जो है वहां पर कितनी बद इंतजामी हुई, कितना वायरस हुआ। ये एक ज़िमनी इंतखाब जो है उसको आपने अपनी इज्जत का मसला बना लिया। इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा कि आप अगर इस तरह के छोटे से एक इंतखाब को, ज़िमनी इंतखाब को आप एक चैलेंज करेंगे कि हमने एक सीट निकालनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सीटें अब नहीं निकल रही उस तरह से, लेकिन आप शो करना चाह रहे हैं। और उनके तर्जुमान जो है शहबाज गिल, आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि देखें हमने एक सीट निकाल ली, देखें अवाम की सपोर्ट है हमारे साथ। अब आपकी उनकी खुशियों का, छोटी छोटी जो खुशियां हैं उनको आप देखें कि कितना जुबिलेट किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है कि एक छोटी सी खुशी है कि एक ज़िमनी इलेक्शन में देखें कि हमें कितनी सपोर्ट मिल गई है, और अगला इलेक्शन भी हम इसी तरह से जीतेंगे। यानी जो जिस तरह से आप जीते हैं इसी तरह से जीतेंगे, तो फिर तो कोई आपको फिक्र होनी चाहिए कि ये हम कितनी मुश्किल में पड़ के हमने ये सीट एक निकाली तहरीक इंसाफ की, तो आगे जाके इम्तहान तो और पड़े, फिर उसमें आपका क्या बनेगा। रजा आप म्यूट हैं, रजा आपने आपको अनम्यूट कीजिए। बहुत शुक्रिया अहमद वलीद साहब। जैसा आपने सही कहा कि अभी के इम्तिहान और भी हैं, तो चूंकि आपने जाना है इसलिए हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। और नाजरीन मैं ये बताता चलूं कि मोहतरम वजाहत मसूद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो ये इनसे भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं फौजिया साहिबा जो हैं, फौजिया आपसे मेरा एक क्विक सवाल है। आप पहले तकनीकी बातें कर रही थी
वीडियोस की बातें अहमद ने कहा कि वो मुझे याद आया कि वीडियो सबकी बनेगी, हवा किसी की नहीं। तो बात ये है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो प्रिजाइडिंग अफसर्स को अगवा करना जिसने भी किया है, अब ये तो अल्लाह ही बता जानता है, यहाँ इंतजामी मशीनरी जानती है कि कौन उनको ले गया उठा के आधी रात को, ये कितना बड़ा जुर्म है, नंबर एक। और नंबर दो ये कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है, क्योंकि अगर मुझे याद पड़ता है तो हिंदुस्तान में बेशतर इस तरह के वाकयात हुए कि जहां पर लोकल लेवल के ऊपर धांधली इंटरफेरेंस हुई, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जहां पे बहुत इस्लाहात हुई हैं, उसकी अब आज़ादाना हैसियत पर काफ़ी लोगों को इत्मीनान है, उन्होंने कार्रवाई भी की। तो क्या हमारा इलेक्शन कमीशन इन लोगों को जिन्होंने गिरफ्तारियां की उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और करेगा आपके ख्याल में? अच्छा, रजा आपने बहुत जबरदस्त बात की। हमारा इलेक्शन कमीशन भी ऑटोनमस है, खुद मुख्तार है, इसकी एक आईनी हैसियत है। और जब भी इलेक्शन हो रहा होता है, आप जनरल इलेक्शन के टाइम से याद करें, केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम हो जाता है, वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर चीफ मिनिस्टर को भी ओवरराइड कर सकता है। मगर इस सारे में हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स को, जो उसकी ऑटोनॉमी को और ट्रांसपेरेंसी को के बारे में सामने आ सकती थी, उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। बहुत ऑब्वियस आ गया कि पोलिंग डिसरप्ट हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास अंदर फोन भी है, उसके पास पुलिस भी मौजूद है, उसके पास वायरलेस भी है। किसी ना किसी तरीके से वो इतला देता है। उसने इतला किसको देनी होती है? उसने इतला देनी होती है रिटर्निंग ऑफिसर को, उसने इतला देनी होती है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को, जो उस वक्त इक्वलेंट टू डिप्टी कमिश्नर होता है। तो जाहिर है उसने इतला दी है, मगर जो कुछ हुआ वो, जो उस वक्त जो रूल्स के मुताबिक जिनको अमल करना चाहिए था, वो उनके पे ग्रेड से अबव था। मेरे ये कहना कि वो जो पुलिस सुल्तान राय की तरह वो इस तरह खड़ा है, वो नौशीन कह रही है वो तुसी जान नहीं दे रहे, तो कह रहे आओ जी पुट लो, जो पुट, उस बेचारे को पता है मैनू तो पीछे मेरे हाथ है, मैं की कर लांगा। तो पॉइंट ये है कि ये उसके पे ग्रेड से ऊपर की बात थी। रेंजर्स जब डिप्लॉय हुए तो इलेक्शन कमीशन ने, किसी बाय इलेक्शन में रेंजर्स डिप्लॉय नहीं होते, इनफ है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है यार, फॉर गॉड सेक। 350 से 370 आपका पोलिंग स्टेशन है, इसमें तो कोई इशू नहीं है कि पुलिस हैंडल ना कर सके। तो आपके अल्टीरियर वोटर भी नजर आते हैं कि वो कहाँ है। दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन, चले वो हम कहते हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर का फोन भी मर गया, हर चीज डिस्कनेक्टेड की, कुडंट रीच आउट। इतनी 4 घंटे के अंदर वीडियो वायरल हुई, जो हर वो 6 जो टीवी स्टेशन लगे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने, कोई क्या वो नहीं दिखा रहा था? किसी ने आके नहीं बताया साहब जी लुटे गए हैं, उठे साड़ा बंदा चुकिया गया? किसी ने नहीं कोई बताया। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को तो पता था ना वहां क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्म प्रोविंशियल को भी कर सकता था, फेडरल को भी कर सकता था। और उसी वक्त उन पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन जो पोलिंग है उसको रोकने के अहकाम जारी होते हैं, पोलिंग का टाइम एक्सटेंड होता है। ये सारी बातें इलेक्शन रूल्स में दी गई हैं। मेरे लिए वरिसम ये बात है कि एक इलेक्शन कमीशन जो इतना बड़ा आईनी इदारा है, उसको तो मिर्गी का दौरा सही पड़ गया। उन्होंने हाथ पैर क्यों छोड़ दिए? कि क्या हो गया कि उनको अपनी सारी आईनी ताकतें जो है वो एकदम निकल गई, उनको कोई जो वो कहते दंदल जे पै गए, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि करना क्या है। फिर ये जो वोट, पहले वोट गायब होते थे, वो अमला गायब हो गया। आप देखें, ये भी एक इलेक्शन से पहले इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और डीसीओ और डीपीओ के साथ मिलकर वोटों की वापसी की, वापस आने का रूट तरीका कार वजह किया जाता है। वो सेट पैटर्न होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेचारे के पास औकात ही नहीं होती कि वो बदले। जहां बहुत दूर दराज हो, जहां पर ट्रांसपोर्ट का इशू ना हो, तो उनको कहते हैं आप पैसे ले लें, ट्रांसपोर्ट कर लें। वरना बाय इलेक्शन में जो सेट प्रैक्टिस है वो यही होती है, एक गाड़ी होती है जो करीबी 3 से 4 पोलिंग स्टेशन, क्योंकि पोलिंग स्टेशन आप याद रखिए कि 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर 2018 ऑनवर्ड बनने शुरू हुए। वो एक होती है, वो 4 को उठाता है, आरओ के दफ्तर में लेट जाता है, उसके साथ एक पुलिस वाला लाजमी होता है। ठीक। वो आई मीन देयर 101 वेज टू स्टॉप, चेक, फाइंड। आपने छोड़ दिया। उस आरओ से कोई जवाब क्यों नहीं मांग रहा? जी आरओ के बिल्कुल। पास
जुडिशियल मैजिस्ट्रियल पावर्स थी, वो कहाँ गया? उसने क्या किया? बिल्कुल, देखिए फौजिया, मैं ये चाहता हूं कि वजाहत साहब को भी हम शामिल करें इस बहस में, लेकिन इससे पहले कि मैं वजाहत साहब से कुछ पूछूं, मैं चाहता हूं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक टुकड़ा है छोटा सा, चंद सेकंड का, जिसमें कुछ जमीनी और गैर जमीनी मखलूक का जिक्र है। तो मैं वजाहत साहब से पूछना चाहूंगा कि ये, चूंकि ये इनका साइंस में भी बहुत इल्म रखते हैं, ये सैयारों की, तैयारों की और जो एलियंस की जो पूरी कहानियां बहुत पढ़ चुके हैं बचपन से, तो मैं इनसे पूछूंगा जी, वो क्लिप दिखाइए जरा। 88%। कल 4 इलेक्शन हुए, उन इलेक्शनों में औसतन 30% के करीब वोट पड़ा है, जो कि बाई इलेक्शन का मामूल होता है। इस हल्के में भी 341 पोलिंग स्टेशन पे जो वोट पड़ा है वो 30% के करीब है। लेकिन इन 20 पोलिंग स्टेशंस का, जिनके प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए थे, यहां पर जो पोलिंग हुई है वो 88% हुई है। तो या तो ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के अवाम कोई बात समझते नहीं है, अकल से आ रही है, या फिर हमारा तकब्बुर इतना बढ़ गया है कि हम आज भी इलेक्शन चोरी करने से बाज नहीं आते। ये बदनसीबी है इस मुल्क की। इलेक्शन में फैसला अवाम को करने दें। इस किस्म की धांधलियां, यानी जब ये यकीन हो कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर इस किस्म के काम की। जी, आपने सुन लिया ये क्लिप। वजाहत साहब, आप ये बताइए, मैंने तो पहले जिक्र किया आपके आने से पहले कि हम भूटान से तो कहीं बेहतर है। भूटान में तो जज भी अगवा हो जाते हैं, भूटान में और भी आपको पता है कि क्या क्या जुल्म सितम रवा रखे गए हैं। तो प्लीज तबसरा दीजिए अब्बास के ऊपर। भाई वो आपने खुद ही जो असल बात थी वो फरमा दी। हमारे मुल्क में अब जज अगवा नहीं होते। तो वो सांगल में भुट्टो साहब के दौर में एक जज को गिरफ्तार किया गया था, जिसका वली खान साहब बहुत जिक्र फरमाया करते थे। अब हमारे मुल्क में जजेस इलेक्शन कमीशन को हदायत करते हैं कि आप गहराई में गौर कीजिए, लिहाजा हमारे यहाँ जज अगवा होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे। हमारे यहाँ वो अभी फौजिया भी बहुत अच्छी बात कर रही थी कि जी इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी, इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी इतनी है कि वो गर्दन डाल के दिल्ली को खड़ा कर दिया गया है, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज है। और उससे बार बार कहा जा रहा है कि आप गहराई में गौर करें। गहराई में गौर क्या करें? वो उसमें जो है उसमें से उसने बोका निकालना है। गहराई में गौर करें, वो सामने लिखी हुई है 226 आर्टिकल जो है। तो मेरे भाई, जो लोग एक सूबाई निशस्त के लिए इस सतह पे गिर सकते हैं, जो बात शाहिद खाकान अब्बासी हमेशा ठोस सब्सटेंटिव बात करते हैं, ये बहुत अहम बात है कि अगर 320 से जायद जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे टर्नआउट जो है वो 30%, तो भाई क्या हम ये साइंसी असूल मान लें कि जिस जगह पे बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही हो वहां टर्नआउट बढ़ जाता है? क्योंकि साइंसी असूल तो यही फिर निकलेगा ना उसमें से, क्योंकि वहां से जो अमला गायब होने का, जी धुंध बड़ी थी, हम लोग रास्ता भूल गए थे। तो आइंदा के लिए ये तय पा जाएगा कि जिस जगह पे धुंध पड़ रही हो वहां पे टर्नआउट जो है वो 88% होगा। ये किसको जो है ना वो बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, ये किसको जो है ना वो और अभी हमें बहुत रिसेंटली किसी ने याद दिलाया था, बल्कि याद क्या दिलाया था, हमें हुक्म दिया था कि हम ये तस्लीम कर लें कि किसी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे भाई, जरूरत ही नहीं रह जाएगी सियासत से किसी के ताल्लुक की, अगर रियासती मशीनरी जो है उसको भी उसी इम्प्यूनिटी के साथ इस्तेमाल करना है। मुझे ये बताया जाए एक शहरी के तौर पे कि मैं किसकी तरफ देखूं, चीफ जस्टिस की तरफ, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ, चीफ मिनिस्टर की तरफ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ? अगर जो है वो मुल्क के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अकाउंटेबिलिटी के, आंसरेबिलिटी टू द पीपल के तमाम चैनल जो है वो एक ही लेंथ पे आ जाएंगे। इसीलिए हम रोना रोते थे कि ये एक पेज जो है ये गलत चीज होती है। एक पेज नहीं होता,
रियासत और हुकूमत में फासला रहना चाहिए। हुकूमत जो है वो एक मियादी चीज है, उसका एक मैंडेट होता है, उसे आना और जाना है, पीरियोडिक रिव्यू होता है पब्लिक मैंडेट का। वेराज रियासती इदारे जो है उनको सियासी अमल से अलग रहना चाहिए। हमें अब एक नया सबक सिखाया गया, हमें बताया गया है कि आइन की तशरीह एक सियासी काम है। इसका मतलब फिर क्या है? हम ये मुराद ले लें कि जो आइन की तशरीह करने वाले हैं वो स्टेक होल्डर हैं पॉलिटिक्स में। यहाँ तो यही लग रहा है। मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, हो सकता है फौजिया बीबी या वलीद बहुत बाखबर सहाफी हैं, बहुत सीनियर, वो शायद पहले बता चुके हो। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो 2018 का इलेक्शन है, इसी हल्के में 76 में से 73 यूनियन काउंसिल्स में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ने कामयाबी हासिल की थी। और महमूद रशीद साहब जब जो सूबाई वजीर हैं, जो 1 महीना पहले जब हंडस्का गए तो वहां उन्होंने एक बात तस्लीम की जिसकी मुझे सहाफी होते हुए इतला मिली बावसूख जरिए से। मैं आई कैन वाउच फॉर दैट कि उन्होंने कहा कि चलो ये तो हो गया डस्का, जहां से हम इसलिए हार रहे हैं कि हमने यहाँ काम कोई नहीं किया। वो वजीराबाद में तो हमने बहुत काम किया, हम वहां से भी हार रहे हैं। दिस इज व्हाट महमूद रशीद सेड टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस इलाके की, जिसकी तरफ जो है वो अब हम बोर्ड पर में पूछ रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भाई उनको सब पता है और वो नहीं कर सकते थे इस पे कुछ। वो इस पे इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि हमने अपने मुल्क में जो इखलाकी कामत है इदारों की, ऑफिस की, वो कम कर दी है। हमें नहीं समझ आती कि जिस मुल्क में जो है वो सबके सामने इस तरह से झूठ बोला जा। अब ये तो एक सूबाई एक जिमनी हल्का था ना डस्का का। अरे भाई, जिस मुल्क में इलेक्शन से पहले कम से कम 3 से 5 हजार लोगों को डायरेक्टली अप्रोच करके कहा गया कि आप फलां पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े वरना आजाद लड़े, फलां पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े, तो साजिश नहीं रह जाती। देन इट बिकम्स अ डाका, डायकॉइटी, ब्रॉड डे लाइट में जो है ये जो है ये छीनना है लोगों का मैंडेट। उसके बाद ये कहना कि बस इज्जत तो सारी इज्जतें कहीं और चली जाती हैं। हम कौम के हिस्से में जो जिल्लत बार बार आती है वो इसीलिए आती है कि कौम के अंदर जो है वो आज एक ऑनरेबल जज ने अपने नोट में लिखा है कि चीफ जस्टिस साहब की जो साख है उस पर सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल। लोगों को ये भी मालूम हो रहा है कि वो जज जो है अब इतना बेबस किया जा चुका है कि अब वो हो सकता है कि वो खुद ही जो है वो रिजाइन कर जाए, जब हालात ही ऐसे शायद इनके लिए कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि ना हम जुडिशरी पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम जो है वो सेनेट के इंतखाबात में अदम एतमाद में 64 लोग खड़े होके जो है वो ऐलान करते हैं तहरीक अदम एतमाद की हमायत का, और अंदर जाके जो है वो 14 लोग जो है वो किसी और को वोट देते हैं। तो उसके बाद उस वक्त हमने इसकी कौन सी इंक्वायरी कर ली? अगर हम 64 लोगों की इंक्वायरी नहीं कर सकते तो दस्का में हम ये मालूम नहीं कर पाएंगे कि कौन आया, किसको कहाँ लेके गया और क्या उस पे मैं बिल्कुल आप बजाज साहब, आपने इतनी उम्दा अमूर की तरफ निशानदेही की है, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था, लेकिन फौजिया कुछ इजाफा करना चाह रही है, इसलिए फौजिया जी प्लीज। एक मिनट में। हाँ, एक सेकंड में करना चाह रही हूँ कि मैं विराट साहब की बात से पूरा इत्तेफाक करते हुए कह रही हूँ, हमने बजाय अकाउंटेबिलिटी को के इंस्टीट्यूशनल जलालत को जो है ना वो मेन स्ट्रीम कर दिया है। आपने जब इलेक्शन कमिश्नर को जाती हैसियत में बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में उदी तंबी ला के हाथ से फड़ा दी, तो फिर आपने उसके साथ वही किया जो किसी भी सूबे में सरकारी अफसर इस वक्त कर रहा है। वो कहता जागते रहना, मेरे ते ना रहना। जब मेरे साथ यही करना है ना, मैं फाइल पे दस्तखत करूंगा ना मैं कुछ और करूंगा। और ये प्रेस रिलीज उसका मजहर है, वो बता रहा है भाईजान मेरी भी इज्जत है, मैंने बच्चों को मुंह दिखाना है, मैं मजीद आपके साथ जलील होने को तैयार नहीं। फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा एब्डिकेट किया अपने आप को, प्री पोल भी था, MND पूरा जो है नए इलेक्शन रूल्स में शामिल है, बकायदा कमेटीज हैं। तो असद मलिक के पैनाफ्लेक्स क्या किसी को नजर नहीं आ रहे थे उसके उस पर फोटोएं क्या लगी हुई है? और लास्ट पॉइंट ये जो है ना कि आखिरी मिनट, बिल्कुल सही बात है कि 25 से 30% से ऊपर हिस्टोरिकली कभी नहीं गया पाकिस्तान में बाई इलेक्शन का टर्नआउट। अब अगर जब आखिर में जाता है तो सिर्फ उसमें ही आप कर लें तो आपके पास काउंटर पॉइंट मौजूद है। स्याही कितनी पक्की थी,
क्योंकि एंड में जाके ना सियाहियां हम ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। मैं पोलिंग स्टेशन मॉनिटरिंग में यानी 3 मुल्कों में भुगताए हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये जितने वोट कास्ट हो ना, पाकिस्तान में एवरेज 10 से 12 मिनट है क्विकेस्ट, जहां पर एक वोट कास्ट होता है, यूं जब जो करके जाता है टुवर्ड्स द एंड जाता है, लाइन लंबी हो जाती है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, 15 से 20 मिनट पे जाता है। आप सिंपल वही कैलकुलेट कर लें तो आपको तबीयत साफ हो जाएगी कि ये वोट किधर पड़े, ये वोट किधर पड़े। बहुत बहुत सही कहा फौजिया। देखिए ये तो बात है डस्का के इलेक्शन की, मगर मैं सोलंकी साहब आपके सामने एक बड़ा सवाल रखना चाहता हूं। देखिए मैं नहीं जानता कि इसके ऊपर इमरान खान साहब क्या करेंगे, क्या वाकई में होश के नाखून लेंगे, क्या वाकई अपनी रेपुटेशन को इस तरह दागदार होते हुए कुछ उनको नदामत का एहसास होगा, या उनके उनके जो चहीते हैं बुजदार साहब उनको एहसास होगा। इफ्तिखार अहमद साहब ने मुझसे आज बात करे थे और उन्होंने कल ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि ये सियासी चपकलिश का जो नमूना है वो इससे घबरा रहे हैं, क्योंकि अगर ये एक हलके में ये कुछ हो रहा है तो ये वो तो इस तस्वुर से भी खौफसदा हो कि आने वाले जनरल इलेक्शन में क्या होगा, कि अगर एक दस्का में गोलियां चली, बक्से गायब हो गए, रिटर्निंग अफसर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर सॉरी अगवा हो गए, धुंध आ गई, एक हल्के और 88% 30% से 88% पोलिंग की शरह बन गई, तो ये तो इसका मतलब है कि जो सारी चीज का हम जिक्र करते रहे हैं कि भाई इलेक्शन की शफाफियत लाजिम है इस मुल्क में और इस इलेक्शन में मदाखलत कम कीजिए, खत्म कर दीजिए खुदारा, तो ये तो नहीं हो रहा। ये एक बड़ा डेंजरस इंडिकेटर है, मतलब जिसके ऊपर हम सबको तशवीश होनी चाहिए, गवर्नमेंट और नो गवर्नमेंट असाइड। ये मैं इसके ऊपर आप मुझे कमेंट दें, यही सवाल मैं वजाहत साहब से करूंगा। फिर आपने फवाद चौधरी का ट्वीट दिखाया, ये सिटिंग गवर्नमेंट जो मौजूदा जो हुकूमत है वो एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन उन पर दबाव डाल रही है। ये ब्लैकमेलिंग है एक आईनी इदारे की। एक तरफ आप उनके सरबराह को अदालत में बुलाकर जो है वो आप उनको मजबूर करते हैं कि वो कुछ करे जिसका आइन और कानून उनको इजाजत नहीं देता, उनको गहराई में जाने की बात कर रहे हैं। और वफाकी वजीर एक खुलम खुला धांधली हुई है, एक दहशतगर्दी की फिजा कायम की गई है, फायरिंग करके वोटिंग को रोक कर, सुस्त रवि अपनाकर लोगों को पोलिंग बूथ के अंदर न जाने करके और आखिर में पोलिंग अमले को अगवा कर लिया गया, जिसका इजहार जो है वो खुल्लम खुला प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और अब जो है वो आप इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं कि एक धांधली का जो इलेक्शन है उसको, उसके रिजल्ट्स को, क्योंकि वो हुकूमत के हक में अब बनाए गए हैं, जिसमें आप पहले एक जमाने में एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम की अफजूदगी होती थी कि आप उसको इनरिच करते थे, कई दफा उसको ज्यादा उसकी पोटेंसी को बढ़ाते थे यूरेनियम की। अब जो है जमहूरियत की अफसूदगी हुई है कल कि आपने एक रिकॉर्ड वक्त में आप 30-40% जो वोटिंग थी उसको आप, ये सारा जो अमला जो गया हुआ था, ये इनको जमहूरियत बड़ी जोर की आई हुई थी कल, वो निकल गई जल्दी से। उन्होंने जो है वो उसको जमहूरियत को अफजूदा कर दिया, 30-40 को 88% कर दिया। और ऊपर से आप इलेक्शन कमीशन के कनपट्टी पे बंदूक रख के आप कहते हैं कि जल्दी से हमारे जो मनपसंद नतायज जो हमने अफजूदा किए हैं वो अफजूदा जमहूरियत जो है उसका ऐलान कर दे। आपके ख्याल में इस मुल्क के लोग जो है वो बिल्कुल बुद्धू हैं, उनको समझ नहीं आ रही? तो वो जो इफ्तिखार अहमद जिस चीज से डरा रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि अब आप पूरे मुल्क को डस्का बना देंगे। ये मुल्क जो है इसलिए बनाया गया था कि इसको डस्का बनाया जाए। डस्का की जो इबरत अंगेज जो मिसाल है वो आप पूरे कौम पर लागू करेंगे, क्योंकि आपको जमहूरियत, ये बनस्पति जमहूरियत बड़ी जोर की आई हुई है अफजूदगी वाली, उसकी एक मिसाल जो है मुल्क में बनाएंगे। तो आपने जो पीडीएम का जो एजेंडा था उसको आसमान पर पहुंचा दिया।
बिल्कुल। फिर रजा बात वहीं पे आ रही है कि देखिए इलेक्शन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स पर ही चलता है ना। अब चूंकि पीटीआई का ने अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स पर तवज्जो दी ही नहीं, ना पहले दी किसी और जोन में, और अब उनके पास जब चारा था तब भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं दी। जब तक आप अपनी हारी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बंदा वापस नहीं ना जाता रहता और कनेक्ट नहीं रखता तो कोई नहीं जाएगा। मैं कल का राना सनाउल्लाह साहब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में थे कल, तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा जी आप क्यों थे वहां? उन्होंने कहा मैं सूबे का सदर था, मैं एक बंदे के घर में था, हम इलेक्शन का रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे और दिस वाज टोटली नॉर्मल थिंग, ये कोई नॉवल बात नहीं थी। ऐसे ही रिजल्ट को की गार्डिंग वॉचिंग यूं ही होती है। मगर फिर वही बात सवाल आती है कि चूंकि आप उसमें शामिल नहीं थे, आपको पॉलिटिकल प्रोसेसेस, आपका ख्याल था कि जिस पिछली आप वेव में आए थे वही वेव चलती जाएगी। और आखिरी बात हुई कि सलीम साफी के प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया था ना कि सेनेट का वोट बाहर कैसे आया था, हमने उसमें क्या कर लिया। तो डस्का सिर्फ नहीं है, ये डस्का जो है ना, ये दर्द डिस्को बन के जगह जगह से निकल रहा है। डरना इस बात से चाहिए कि ये जो दर्द डस्का निकल रहा है, अगर ये एकदम लावा बन के बाहर नहीं आता तो इस बात से भी डरना चाहिए कि अगर अकाउंटेबिलिटी की या नीड फॉर वॉचिंग योर वोट की पनीरी भी लग गई है तो और 5 सालों में फट जाएगी, फूटेगी। ये फौजिया बड़ी अच्छी तुमने बात की, मैं यही बात कहना चाहता था, आपने खुद ही इसको आगाज कर दिया कि जो कुछ मैंने देखा है, देखिए ये तो जो ये धांधली जेरी मैंडरिंग कोई नई चीज तो नहीं है। माशाल्लाह हमने तो कायद आजम की बहन जो थी हमारी मादरे मिल्लत, उनको भी कैसे मजे से हराया था, सबके सामने तारीख में रकम है। तो ये डस्का में क्या कैंडिडेट, क्या चीज है, किस खेत की मूली है। बात फर्क ये है कि 2021 के पाकिस्तान में मैं जो रिएक्शन देख रहा हूं सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुपों में, वो मुझे उससे ये हो रहा है कि लोग आसानी से ये अब कबूल करने को तैयार नहीं। और ये चीज सुननी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, अदलिया को, और हुकूमत वक्त को, और हमारे माई बाप को। उनको ये देखना चाहिए कि लोग इस वक्त जो हैं वो गुस्से में हैं, वो बिफरे हुए हैं। और आपने ये लावा का जो जिक्र किया, मैं इस तसादुम से डरता हूं। सोलंकी साहब मुझे कहते हैं कि आपका फेवरेट रिकंसिलिएशन, आपका फेवरेट मौजू है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये लावा रियासत के लिए, मुल्क के लिए, माशरे के लिए अच्छा नहीं है। रियासत को खुद एक कदम पीछे हटके अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए। तो मैं शहबाज गिल साहब की वो ट्वीट दोबारा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप वन साइडेड हैं और आप दूसरी साइड नहीं दिखाते। तो मैंने कहा ये ट्वीट भी दिखा दी जाए और ये आप पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के तर्जुमान का बयान है। उन्होंने कहा अगर अमला गायब था तो आपको नतीजा पहले कैसे मिल गया, आपकी मालिकन यानी कि मरियम नवाज ने जीत का ऐलान कैसे कर दिया। और नीचे लिखा है कि मियां मफरूर ने मॉडल टाउन में अपनी फतेह का ऐलान कर दिया था। अब ये ढोंग नहीं चलेगा। देखिए, थैंक यू, इसको रिमूव कर दीजिए। तो मैंने जनाब, मेरी ख्वाहिश थी कि जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आ जाए। अब आप देख लीजिए कि वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो इसके ऊपर इंसान मातम करे या हंसे या रोए, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हमारा वक्त सोलंकी साहब, अगर आपका कोई फाइनल कमेंट है, आपने चूंकि पीडीएम का एक नुक्ता दिया था, तो आप 1 मिनट लेकर उस नुक्ते के बता दें कि नाउ आफ्टर डस्का नाउ व्हाट, अब क्या होगा और क्या होना चाहिए। देखिए, जो कल जिस तरीके से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है, वो सिर्फ कल ही नहीं बल्कि चारों सूबों में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जिस तरह से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है, तो वो तमाम लोगों को अब पता चल गया है कि ये मामला चलने वाला नहीं है। और आधी से ज्यादा उम्र इस हुकूमत ने अपनी गुजार दी है और इनका कोई इस्लाह अहवाल का प्रोग्राम नहीं है। इनकी सारी तवज्जो तर्जुमानों के इजलास बुलाने पर है। इनकी सारी तवज्जो जो है वो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ बनने में है। इसके अलावा गवर्नेंस जो के बेसिक फंक्शन है हुकूमत का, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और सिर्फ इनकी तवज्जो ये है कि जितने भी मसाइल आए हैं उनको निपटेंगे वो लोग जो हमें लाए हैं। हम तो सिर्फ जो है वो हम
सिर्फ प्रोपेगेंडा का काम करेंगे और तर्जमानी का काम करेंगे। अब उसके नतीजे में मुल्क की बुनियादें जो है वो खोखली हो रही हैं, लेकिन लोगों में जो गुस्सा है, इस तरह की जो जमहूरियत की अफजूदगी, डस्का ब्रांड जमहूरियत की अफजूदगी, वो लोगों को हजम नहीं होगी और ये मामला जो है ये चलने वाला है नहीं है, ये कंपनी जो है वो चलेगी नहीं। जी, थैंक यू सोलंकी साहब। फौजिया में काश के मेरे पास वक्त होता तो मैं आपकी तरफ आता। मैं अब कंक्लूड करना चाहता हूं आज की हमारी इस शो को, और मैं सबसे पहली तो बात ये कहना चाहता हूं कि आपने तमाम पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। डस्का में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो लोग गायब हुए या वोटों की शरह में तब्दीलियां की गई हैं, मुबैना तौर पे अभी साबित नहीं हुआ, वो तो एक अलग मामला है। यहाँ पर जो बड़ा सवाल उठता है वो उठता है रियासती इदारों पर। देखिए, आईनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार आईनी इदारा है जिसमें एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। वो एग्जीक्यूटिव के ताबे नहीं है, वो अदलिया के ताबे भी नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी जो आज़ादाना हैसियत है उसको मजरू किया गया, और ये आए दिन हमने जो अपने इदारों की दुर्गत बना दी है। आप खुद सोचिए कि क्या ये हमारे मुल्क में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। हमने इस मुल्क में सिविल सर्विस का पहले बड़ा गर्क कर दिया, यानी आप देख लीजिए कि कभी उनके ऊपर नैब की तलवारें, कभी उनके ऊपर नए रूल्स। अब वो कह रहे हैं जी पेंशन भी बंद हो जाएगी, कट जाएगी, तो आपने कहाँ का छोड़ा है उनको। अब ये इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट में वैसे ताला लगा हुआ है, मीडिया का जो बहुत जिक्र होता है उसकी तो ना ही हम कहें, हम कह के थक गए हैं। अच्छा भाई, कोई तो इदारा चलने दें। अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है, अगर आपने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, और मेरी अपील और मेरी इस्तदा जो है वो इमरान खान साहब से भी है और जो इमरान खान साहब के साथ एक पेज पर हैं उनसे भी है कि ये इस तरह से ये मुल्क जो है उसको आप प्लीज तबाही के दहाने पे मत लाएं, एक दो कदम पीछे लें। डस्का में आप हार जाते तो कोई कयामत ना आती, कोई जो है अर्थ शैटरिंग स्काई फॉल ना होता। ये सिर्फ करके ना सिर्फ आपने सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसने अपने माथे पे कलंक का टीका लगाया है, बल्कि इदारों को उसने अंडरमाइन किया है, और उसने ये भी साबित किया है कि और जो उनके पीछे खड़े हैं लोग, उन्होंने एक बार फिर उनके ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई हैं। वो सही है या गलत है वो एक आजादाना इंक्वायरी शो करेगी, लेकिन ये क्यों बार बार हो रहा है और क्यों करवाना चाहते हैं कि आप ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर लोग आपको पंजाब में जो है नाम लेकर या जो है अब्यूज करें, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये ना मुल्क की सालमियत के लिए, ना इसके अमन के लिए, ना तरक्की के लिए। इन्हीं ख्यालात के साथ आज के लिए खुदा हाफिज।